अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पहले दो रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और लेंथी भी हैं, इसलिए आज के इस पूरे लेक्चर में सिर्फ दो क्वेश्चंस पर ही मैं फोकस करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सफ़र लंबा है, चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे इस चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त पहला रिव्यू क्वेश्चन मौजूद है। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या बताना है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब यूजिंग वन सिंपल डायग्राम इन ईच केस। यानी कि कुछ केसेस हैं, हर केस में हमें एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करनी है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास्ड थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बीम को पास करवाया जाए फ्रॉम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया जाए तो क्या होगा। व्हाट डू दीज रिजल्ट्स इंडिकेट अबाउट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज के बारे में इन एक्सपेरिमेंट से क्या इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। चलिए मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर आपके पास इलेक्ट्रॉन की बीम आई कहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज थर्मियोनिक एमिशन। इसे थर्म आयोनिक एमिशन भी कहा जाता है। थर्मियोनिक एमिशन कंबाइन करके, ज्वाइन करके भी बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपन्स इन थर्मियोनिक एमिशन। इन दिस थर्मियोनिक एमिशन हम इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से हीट करके बाहर एस्केप करवाते हैं। हम ये बात चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मेटल की सरफेस के ऊपर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसकी सरफेस को ऑलरेडी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हम जब इसकी सरफेस को हीट करेंगे, हम असल में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे। वो एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को इस काबिल बना देगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस को छोड़कर एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज एनोड। एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसे हम हाई पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो होता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स दी गई एनर्जी की वजह से एनोड की तरफ एक्सेलरेट होते हैं और इस फिलामेंट को, मेटल की सरफेस को छोड़ते हुए इस नैरो से होल से बाहर आ जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स का इस नैरो से होल से बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन बीम कहलाता है। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन की बीम तैयार कर दी। डियर स्टूडेंट्स, यूँ समझ लीजिए कि थर्मियोनिक एमिशन के नतीजे में जो ये सारी की सारी असेंबली आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गन भी कहला सकती है। जैसे एक गन में से छोटे बॉल्स या बुलेट्स निकल रही होती हैं धड़ाधड़, उसी तरह से इस छोटी सी गन में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, वो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले हम मूव करवाएंगे थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायग्राम हमारी बुक में है। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे अप्लाई की डियर स्टूडेंट्स, सच दैट मैंने एक प्लेट को बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया और दूसरी प्लेट को बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। तो ये प्लेट अगर पॉजिटिव है तो डियर स्टूडेंट्स ये प्लेट यकीनन नेगेटिव होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं नीचे की तरफ होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन इन चार्ज्ड प्लेट में से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि खुद भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो इन चार्ज्ड प्लेट्स में गुजरने की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ज़रा सोचिए, ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अब पढ़ ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं एक चार्ज का असर किसी दूसरे चार्ज पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो दो प्लेट्स हैं, जिसे हमारी बुक में आर और पी कहा जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जिन्हें हमारी बुक में P1 और P2 कहा जा रहा है, इन प्लेट्स पर मौजूद चार्जेस की वजह से
जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर भी असरअंदाज होगी। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसे हैं? आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, हम इसे डिफाइन कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगी, दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू ई, वो क्यू ई के बराबर होगी यकीनी तौर पे। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही होगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई, यानी इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव प्लेट, और आहिस्ता आहिस्ता ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। हम जब भी इसे जहाँ भी इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसका झुकाव, इसकी डिफ्लेक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आती है कि कूलम्स लॉ के मुताबिक ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है तो यकीनन इस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है कि द इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज ऑलवेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन स्टूडेंट्स, ये तो एक सबूत है। दूसरा सबूत क्या है? जब हम इस इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करवाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, याद कीजिए चैप्टर नंबर 15 का वो कॉन्सेप्ट जिसमें आपने कहा था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मैंने आपको बताया था वो फोर्स करंट पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे और लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। याद आया कुछ? और हमने उस फोर्स की डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगती है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट भी की थी। हमारे डियर स्टूडेंट्स, अब यही कुछ समझ लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक सीधा सा कंडक्टर है जिसमें लेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन लेट से मैं ये कह देता हूँ आई। तो डियर स्टूडेंट्स, करंट क्या है? बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस ही है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की बीम सीधी ट्रेवल करती जा रही है और आपने जिस ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स की बीम को मूव करवाया हुआ है, एक्सेलरेट करवाया हुआ है, उस ट्यूब में आपने ये मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की है। अब आप देख सकते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ आगे है और ट्यूब के पीछे है साउथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्यूब के आगे नॉर्थ है, पीछे साउथ है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस ट्यूब क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? इनवर्ड, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगी। डियर स्टूडेंट्स, अंदर की तरफ डायरेक्टेड को हम किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं? ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई शख्स खड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ आ रही है, तो अपनी तरफ आता हुआ वो सिर्फ एक टिप को देखेगा। तो कोई भी चीज़ जो हमारी तरफ आ रही हो, हम उसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि आप किसी हाई फाई मूवी के अंदर कोई ऐसा सीन देख रहे हैं जिसमें कोई तीर चला रहा है। तो अगर आप जिसकी तरफ तीर चलाया जाए उसकी तरफ से देखें तो आपको तीर की सिर्फ टिप दिखाई देगी। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप तीर चलाने वाले की तरफ से देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि तीर अवे जा रहा है और तीर की बैक पे होता है क्रॉस, आपको क्रॉस दिखाई देगा। तो जो चीज़ आपसे अवे जा रही है आपको उसका सिर्फ क्रॉस दिखाई देगा, उसकी टेल दिखाई देगी, और जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, टूवर्ड्स आ रही है, आपको उसकी सिर्फ टिप दिखाई देगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है तो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ इनवर्ड या इन टू द प्लेन। यूँ समझ लीजिए कि आपकी स्क्रीन में ये करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन टू द प्लेन है। आपकी स्क्रीन में इस हिस्से पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं।
स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक हम अपनी मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे और अपनी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर को और करंट की डायरेक्शन में अपनी मिडल फिंगर को अलाइन कर दे तो आप जानते हैं आपका थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करेगा और डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो आ रही है ऊपर की तरफ। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ रही है ऊपर की तरफ, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करवाया तो हमने पाया कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होता नीचे आया, ऊपर नहीं गया। क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गलत है? क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से गलत डायरेक्शन का पता चलता है? नो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो आपकी मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट करती है। ये कन्वेंशनल करंट है और कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो से होता है। तो ये जो ग्रीन से बनाई हुई डायरेक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर रही है। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता तो ऊपर आ जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन नीचे गया है, ऑपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज मूव किया, यानी कि इसका बिहेवियर ऑपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन पे वाकई नेगेटिव चार्ज है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात बहुत सिंपल थी। यस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट किया, उसकी रीज़न ये है कि चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा और डिफ्लेक्शन थी पॉजिटिव की तरफ, तो हमें आइडिया हो गया कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में लेके गए तो हमने अपना पुराना कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि यार चार्ज है तो ये फ्लो ऑफ करंट ही होगा, तो करंट पर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो फोर्स लगती है, तो यकीनन इस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगेगी। हमने जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्रेडिक्ट की थी वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से की थी, वो तो आई ऊपर की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिफ्लेक्ट कर गया नीचे की तरफ। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट टू द पॉजिटिव पार्टिकल। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बहुत सिंपल सी बातें थी, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 16.2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन। तो ये एक यकीनी बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा। द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑसिलोस्कोप। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में ऑसिलोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स का नाम भी बताना है और उन डिफरेंट पार्ट्स की वर्किंग को एक्सप्लेन भी करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ऑसिलोस्कोप की एक स्कीमेटिक डायग्राम को देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप इन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। सबसे पहले ये एफ है जो फिलामेंट कहलाता है। फिलामेंट के साथ ही आगे कुछ डॉटेड लाइंस लगी हुई हैं, इन डॉटेड लाइंस को ग्रिड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी की पूरी असेंबली को इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। सो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या इसे सिंपल ऑसिलोस्कोप भी कह सकते हैं, इज द इलेक्ट्रॉन गन। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गन प्लस ग्रिड, इस पूरी असेंबली को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑसिलोस्कोप कंसिडर किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ये डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं ये डिफ्लेक्टिंग सिस्टम दो प्लेट्स पर मबनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट very important component of this oscilloscope is deflecting system। तो चलिए लिख देते हैं। सो ये deflecting system is the next component। इन्हें deflecting plates भी कह सकते हैं। अब याद रहे, इन deflecting plates और इलेक्ट्रॉन गन विद ग्रिड के दरमियान एक चीज़ और भी है, तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँगा, उसका फंक्शन क्या है मैं उसे चैप्टर के दौरान भी पढ़ाते हुए एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ।
माय डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे आइए तो देन देयर इज दिस फ्लोरेसेंट स्क्रीन. दिस स्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी आपको दिखाई देगा वो इसी स्क्रीन पे दिखाई देगा. जो वेव देखना चाहते हैं या जो भी आउटपुट आप लेना चाहते हैं, दैट इज गोइंग टू बी विजिबल ऑन दिस स्क्रीन. सो द थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस ऑसिलोस्कोप इज द स्क्रीन. माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी इन डिफरेंट कंपोनेंट्स की वर्किंग पे. सबसे पहला कंपोनेंट इज द इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन में सबसे पहले मौजूद है ये फिलामेंट, जो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर बना देख रहे हैं. आप इस फिलामेंट के साथ एक बैटरी को कनेक्ट किए हुए हैं जो ऑलमोस्ट 6 वोल्ट्स की बैटरी है. यानी 6 वोल्ट की बैटरी का मतलब है यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन होगी. दिस हीटेड फिलामेंट इज गोइंग टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक एमिशन. अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स थर्मियोनिक एमिशन के नतीजे में निकलेंगे. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स जो इस कैथोड या फिलामेंट से निकल रहे हैं, दे आर having the negative charge. So my dear students, let's say these negative electrons are coming out of this filament. आगे उन्हें सबसे पहले जो चीज़ मिलती है वो है ये ग्रिड. ग्रिड का वैसे तो मतलब जाली है, यहाँ पर भी ये ग्रिड जाली नुमा ही होती है, एक जाली की तरह से यहाँ पर लगाई जाती है. डियर स्टूडेंट्स, इस जाली का मकसद क्या है, इस ग्रिड का मकसद क्या है? दिस ग्रिड कैरी नेगेटिव चार्ज. इसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव पोटेंशियल है. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर भी नेगेटिव चार्ज ही होता है और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो डू यू नो व्हाट विल हैपन? ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस फिलामेंट में से निकलेंगे, ये इस ग्रिड से स्ट्रांगली रिपेल होंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हाईली एनर्जेटिक होंगे सिर्फ वही ग्रिड में से पास कर पाएंगे. बाकी तमाम इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन की वजह से ग्रिड क्रॉस नहीं कर पाएंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे, हर डायरेक्शन में एमिट हुए थे. ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मेड थ्रू द ग्रिड बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ इट्स रिपल्शन. तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस ग्रिड एक्चुअली कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट. अच्छा, व्हाई इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? हमने कहा था कि जब फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स जाकर टकराएंगे तो उससे एक चमक, एक फ्लोरेसेंस पैदा होगी. अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन पर जाकर टकराएंगे तो ज़्यादा फ्लोरेसेंस पैदा होगी, ज़्यादा चमक पैदा होगी, स्क्रीन चमकदार होगी, ब्राइट होगी. अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो स्क्रीन पर पहुंच रहे हैं कम कर दें तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करके आप स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहे हैं. लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? इसी ग्रिड से. अगर ग्रिड का पोटेंशियल नेगेटिव करते जाएंगे तो ग्रिड की रिपल्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती जाएगी, कम से कम इलेक्ट्रॉन ग्रिड को क्रॉस कर पाएंगे और ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन कम होती जाएगी. अगर आप इस ग्रिड का पोटेंशियल लेस नेगेटिव करते जाएं, इसके लेस नेगेटिव पोटेंशियल से जो स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन, रिपल्शन कम होती जाएगी और रिपल्शन के कम होने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रिड से गुजरने के अहल हो जाएंगे, गुजरने के काबिल हो जाएंगे, जिस वजह से ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन भी बढ़ जाएगी. सो एक्चुअली द ग्रिड इज प्लेस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये थके हारे इलेक्ट्रॉन्स जब ग्रिड से निकलेंगे तो आगे मौजूद होंगे इस तरह के सिलेंड्रिकल एनोड्स. डियर स्टूडेंट्स, ये एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. इनका मकसद इन थके हारे इलेक्ट्रॉन्स को फिर से एनर्जाइज करना है. मैं थके हारे इलेक्ट्रॉन्स क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ग्रिड की रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है. सो जब एनोड में से गुजरेंगे तो अट्रैक्शन की वजह से फिर एक्सेलरेट होंगे और एक्सेलरेट होते हुए अपने मोमेंटम की वजह से इस ग्रिड, इस एनोड में से पास करके डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में आ जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन गन और ग्रिड आप समझ चुके हैं. तो चलिए ज़रा इसको एक दफ़ा बुक से भी पढ़ लेते हैं.
इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स यानी फिलामेंट विच इज इलेक्ट्रिकली हीटेड यानी थर्मियोनिक एमिशन हो रही है, मैं आपको बता चुका हूँ. कैथोड इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकालती है. इलेक्ट्रॉन गन has an electrode also called as grid. इलेक्ट्रॉन गन also has an electrode called grid. इसके पास एक और इलेक्ट्रोड भी है जिसे हम ग्रिड कहते हैं. For controlling the flow of electrons in the beam, the grid is connected to the negative potential. मैंने आपको बताया कि ग्रिड नेगेटिव है. The more negative potential is there, the more electrons will be repelled from the grid. जितना ज़्यादा ग्रिड नेगेटिव होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रिड से रिपेल होंगे. Hence fewer electron will reach the anode and the screen. यानी कम से कम इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक पहुंचेंगे. The number of electrons reaching the screen determines the brightness of the screen. Hence, the negative potential of the grid is used as a brightness control. My dear students, आपने grid का function भी देख लिया. Anode is connected to the positive potential and is used to accelerate the electrons. Electrons को accelerate करवाता है. The electrons are focused into fine beam as they pass through anode. So हम ये तमाम बातें इलेक्ट्रॉन गन के इस अंडरस्टैंडिंग की सेक्शन में कर चुके हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. डिफ्लेक्टिंग सिस्टम क्या? डियर स्टूडेंट्स, पहला डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का सिस्टम है वाई प्लेट्स. वाई प्लेट्स को वाई प्लेट्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये प्लेट्स इस तरह से पड़ी हुई हैं कि इनके दरमियान जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वर्टिकली डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ. तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स इलेक्ट्रॉन को वाई एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करवाने के अहल हैं, डिफ्लेक्ट करवाने के काबिल हैं, दैट इज़ वाई दीज डिफ्लेक्शन प्लेट्स आर कॉल्ड एज वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगली प्लेट्स हैं एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स. उन्हें एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स के दरमियान जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो डियर स्टूडेंट्स वो एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्ट होगा, कभी आगे या कभी पीछे. तो द डिफ्लेक्शन बिटवीन दीज एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स इज अलोंग द एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट होगा, आप ये भी कह सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ वाई दीज डिफ्लेक्शन प्लेट्स आर कॉल्ड एज एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स. तो चलिए अब यही बात हम अपनी बुक की थ्योरी से पढ़ते हैं. आफ्टर लिविंग द इलेक्ट्रॉन गन, द इलेक्ट्रॉन बीम पासेस बिटवीन द पेयर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स. तो ये प्लेट्स लगी तो हॉरिजॉन्टल हुई हैं लेकिन डिफ्लेक्शन वर्टिकली करवाएंगी. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन इन द वर्टिकल प्लेन. इसीलिए इन प्लेट्स को वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स भी कहते हैं. सो द पेयर ऑफ दीज प्लेट्स provides the y-axis or the vertical movement of the spot on the screen. The pair of y plates provides the x or the horizontal component on the screen. अब जो आगे प्लेट्स मौजूद है जिन्हें एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स कह रहा हूँ, अब ये प्लेट्स हमारे स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन है वो लॉन्ग एक्स एक्सेस या हॉरिजॉन्टली करवा रही हैं, इसीलिए इन प्लेट्स को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स भी कहा जाता है. फाइनली जब इलेक्ट्रॉन इन प्लेट से निकलकर सामने स्क्रीन पर जाकर टकराएगा तो स्क्रीन पर एक स्पॉट प्रोड्यूस होगा. वो स्पॉट इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से अप एंड डाउन और लेफ़्ट और राइट भी मूव कर रहा होगा. तो हमें वो स्पॉट इसलिए नज़र आ रहा होगा, वो पॉइंट इसलिए नज़र आ रहा होगा क्योंकि फ्लोरेसेंस हो रही होगी. डियर स्टूडेंट्स, फ्लोरेसेंट चमक को कहते हैं. इलेक्ट्रॉन के इस खास मटेरियल पर टकराने से एक लाइट एमिट होगी, एक चमक प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस. तो द स्क्रीन ऑफ कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ थिन लेयर ऑफ phosphorus. So this material is a phosphorus, which is a material that gives light as a result of bombardment of moving electrons. So by that fluorescent, you are able to observe the movement of spot on the screen. बहुत सिंपल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है. माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत लंबे सवाल थे, उम्मीद करता हूँ आपने समझे भी हैं, नोट भी किए हैं. अपना बेइंतहा ख्याल रखें. अगली बार मिलूंगा कुछ नए सवालात के साथ. सी यू नेक्स्ट टाइम. खुदा हाफिज़.